बिजनेस मैथमेटिक्स के प्यारे बच्चों, सॉरी यार, बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जहाँ पर आप सीखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंसी एंड बिजनेस मैथमेटिक्स आपके अपने एसटीएम सर के द्वारा, जो आपको पढ़ा रहे हैं आज बिजनेस मैथमेटिक्स, जहाँ पर आपको परसेंटेज पढ़ना है। अब परसेंटेज हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इसके हमने शुरुआत के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड कर दी है, जो कि आप मेरे चैनल के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं बी कॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स लिखा हुआ है पूरा नाम। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, एक दो चैप्टर को बस छोड़ करके और जितने भी इम्पॉर्टेंट है वो सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है उनका मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक, आज हम करेंगे परसेंटेज में एक्सरसाइज एच, क्योंकि एच हमने अभी तक कवर ही नहीं किया है। ये पहला वीडियो है परसेंटेज के एक्सरसाइज एच का। ठीक है, तो जिन बच्चों ने एक्सरसाइज एच का क्वेश्चन बनाया ही नहीं है, ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो आपको ध्यान से देखना है। हम करेंगे एक्सरसाइज एच। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है ये जानने के लिए आपके पास एक बुक होना चाहिए। तो चूंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, आपके पास बिजनेस मैथमेटिक्स का एक बुक होना चाहिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, अगर आप इनको अच्छे से समझना और बनाना चाहते हैं। आप ये ना सोचें कि आप ट्यूशन नहीं कर रहे हैं तो ये सब आपको कैसे बनेगा, या फिर लेने का क्या फ़ायदा ट्यूशन नहीं कर रहे हैं तो। आप अगर प्राइवेट छात्र हैं और आप ट्यूशन नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपके पास इनकी ओरिजिनल बुक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बुक। क्योंकि यूट्यूब पे आप देखेंगे आपको एक नहीं दो नहीं करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो पढ़ा रहे हैं। हाँ, कुछ प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो हो सकता है आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, पर मैं एसडीएम सर जो लोकल चाटीडी से हूँ, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अपना चाटीडी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चाटीडी में क्या है, मेरा पर्सनल ट्यूशन है एच डी एम अकेडमी के नाम से। ठीक है, बाकी सीजी में आप कहीं भी रहते हैं, खास करके बिलासपुर शहर में, तो आप आ करके मेरे से पर्सनल ट्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ऑनलाइन भी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आगे जा कर के एग्ज़ाम जब आपका करीब होगा तो मैं लाइव क्लास लूँगा। ठीक है, जो कि कब से स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा। वैसे आपके लिए फ्री में मैं लाइव क्लास लगा रहा था, लेकिन बच्चों का मुझे कमेंट ही नहीं आया। कमेंट आता कि आप किस टाइम पे लाइव रहते हैं। ठीक है, आप जैसे अपना फ़ोन चलाते हैं तो किस टाइम पे आप पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। शाम के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, या डे में 10 बजे, 12 बजे, कुछ तो बताते। लेकिन आपने किसी बच्चे ने कुछ खास कमेंट नहीं किया है। एक दो बच्चे ने अपना टाइम बताया है, तो ऐसे में फिर क्लास लगाना पॉसिबल नहीं हो पाया। एक दिन मैं लाइव आकर के भी देखा, ज़्यादा कोई रिस्पांस मिला नहीं, एक ही जने आए वो भी चले गए, मैंने खुद को ही पढ़ाया समझ लो, इसलिए मैं लाइव अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, डिस्कशन करेंगे बाद में, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। एक्सरसाइज एज का पहला क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नोट कर लेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। एक महाजन अपनी पूंजी का 1/3 भाग पर 6% प्रति वर्ष की दर से और 1/2 भाग पर 12% प्रति वर्ष की दर से तथा शेष भाग पर 9% की दर से ब्याज प्राप्त करता है। यदि ब्याज प्राप्त करता है उसकी औसत दर ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, अब प्रश्न में उसकी पूंजी के बारे में नहीं पता, ये क्या है, गोपनीय है। ठीक है, ये हिडन है, लेकिन इस पूंजी का टुकड़े में बताया है कि इस पूंजी का 1/3 भाग पर 6%, ठीक, 1/2 भाग पर 12%, और जो शेष बचा, ठीक, उस पर 9% की ब्याज वो प्राप्त करता है। तो औसत क्या ये जानना है, कभी 6, कभी 12, कभी 9, एक तो औसत होगा ना, उसका औसत निकालना है। ठीक है, अब चूंकि पूंजी आपको नहीं पता
तो अगर आप कॉमर्स पढ़े तो आपको पता होगा साझेदारी के चैप्टर में आने वाला व्यक्ति जब पूंजी लाता था तो फर्म के कुल हिस्से नहीं पता रहता था तो हम एक मान के बनाते थे। वैसे ही कुछ आप आज आप सीखेंगे तो थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन जो करना है क्वेश्चन फर्स्ट का वो मेरे साथ साथ देखिए और उसको नोट कीजिए जैसा मैं करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ब्लू कलर का पेन आ जाए सामने। ठीक, तो चलो जैसे लिख रहा हूँ लिखना। सबसे पहले आपको लिखना है पूंजी के 1/3 भाग पर 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, सबसे पहला पूंजी के 1/3 भाग पर 1 वर्ष का ब्याज। ठीक, तो देखो पूंजी कितनी अभी नहीं पता, उस पूंजी का 1/3 भाग पर 6% की दर से ब्याज देना होता है। ठीक है, तो अभी आपको पूंजी नहीं पता, आप सिर्फ इन्हीं को मल्टीप्लाई करके एक कंडीशन तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर कुछ कटता है तो काटेंगे नहीं तो छोड़ेंगे। तो 6 × 6 और 3 × 1 = 3, 0 का 0। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं पहला ब्याज उसका कुछ इस तरह से निकलेगा 6/300। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन था, अब कंडीशन 2, 1/2 भाग पर 12% ब्याज प्राप्त करता है। ठीक है, तो लिखेंगे पूंजी के 1/2 भाग पर 1 वर्ष का ब्याज। 1/2 भाग पर 12% की दर से ब्याज, तो ये रहेगा इस तरह से 1/2 गुणित 12/100। ठीक है, जिनको 12 एकम हम ऊपर में 12 लिखेंगे, 100 दूनी 200, या 2 एकम 2, 2 2 0 वही 200 आया। ठीक, अब शेष भाग बोला जा रहा है, शेष भाग पर 9%। शेष भाग आपको पता है क्या? नहीं पता है ना, तो आपको कुल पूंजी मानना पड़ेगा और उसमें से शेष निकालना पड़ेगा। लेकिन शेष क्या होगा, इन दोनों का निकालने के बाद जो बचेगा वो होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रथम भाग द्वितीय भाग को घटाना है कुल भाग में से, तो आपको वो नहीं पता, तो आपको मानना पड़ेगा कुल भाग आपका 1 है। तब आपको लिखना पड़ेगा कंडीशन 3 में पूंजी के शेष भाग पर 1 वर्ष का ब्याज। ठीक, इसकी कार्यविधि को नीचे समझना। अब पूंजी का शेष भाग क्या है, तो देखो माना पूंजी का शेष भाग 1 है, जिसमें पूंजी के जो पहले से 2 टुकड़े हैं 1/3 प्लस 1/2 जिस पर अलग अलग वो ब्याज प्राप्त करता है, इनको आप जोड़ करके कुल हिस्से 1 से घटाएंगे तो भी शेष हिस्सा निकलेगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा, 2 एकम ये 2 होगा, 3 एकम ये 3 होगा, 3 दूनी ये 6 होगा, ये 3 और 2 5/6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होने वाला है 1 - 5/6। ठीक, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो इसका पहले इसमें गुणा होता है, फिर इसके साथ जोड़ना या घटाना होता है। अब चिन्ह घटाने का है तो घटाना होगा, तो 6 कम बच्चों 6 होगा। अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 6 - 5/6, मतलब ये नीचे में तो 6 रहेगा, उसको छोड़ना नहीं है, बस 6 कम ये 6 हुआ। अब 6 में 5 घटाएंगे 1/6 आएगा। तो आप कुल मिला के यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद बताएंगे कि यहाँ पर 1/6 आएगा। यही है शेष भाग जिस पर 9% की दर से ब्याज देना है। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पर, वो बता दूँ, आपको लिखना है इसी पर लगेगा 9% का, तो 9/100। ठीक है, जिस पे आप कहेंगे 9 एकम 9/600। ठीक है, ओके। अब आप सोच रहे होंगे शुरू से कि मैंने जब कटता है तो काट लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्यों नहीं काटा, इसीलिए नहीं काटा
क्योंकि अगर बाकी के में अगर हर इससे छोटा आया तब तो इसको काट के हम छोटा कर सकते हैं, पर अगर इससे बड़ा आया तो फिर सबको बड़ा करना पड़ेगा। हरों का लघुत्तम निकालोगे तो दी हुई संख्या में जो सबसे बड़ी है वही बाकी में लाना पड़ता है। ठीक है, तो अब इस तरह से 3 कंडीशन आपने ज्ञात कर ली। ठीक है, कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन। अब इसको डिटेल से सॉल्व करेंगे, पहले आपको ये तैयार करना था। ठीक है, अब चूंकि हमारा ये अच्छे से रेडी है तो अब हमें लिखना पड़ेगा आगे 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज। ऐसा क्यों लिखवा रहा हूँ? ऐसा इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि 1 रुपये पर अगर मैं सभी को जोड़ दूँ, पहले 6% वाला जो हमने निकाल लिया, फिर हमने 12% वाला निकाल लिया, फिर अभी 9% वाला निकालें, अगर 1 रुपये पर इन सबको जोड़ के देखूँ कि क्या निकलता है, तब हम 100 रुपये मान करके देखते हैं, क्योंकि 100 रुपये पर जो निकलेगा वो एक्चुअल का आंसर होगा। मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में भी बताया था, जहाँ पर मूलधन नहीं पता वहाँ पर 100 मान करके आप बनाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आता है। ठीक है, तो पहले 1 रुपये का आप जान लो कि ब्याज कितना मिल रहा है, फिर आप 100 का मल्टीप्लाई करके 100 पे निकाल के भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 रुपये पर 1 वर्ष का कुल ब्याज। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान देना, हम लिखेंगे पहले वाला 6/300 प्लस दूसरे वाला 12/200, तीसरे वाला 9/600। ये सब कहाँ से आया? तो ये सब आपको ऊपर ऊपर एक एक करके हमने निकाला है। ठीक है, पहला निकाला हमने 6/300, दूसरा निकाला हमने 12/200, तीसरा भी हमने निकाला 9/600। ठीक है, ये 12/200 था। अब मैंने बोला सबसे बड़ा हर किसके पास है? 9/600 वाला है, तो इनको भी हम 600 में कन्वर्ट करेंगे, तब हर समान होगा तो एक बार लिखेंगे। तो बस आपको ये बताना है कि ये जो 6/300 है नीचे को हमें 600 लाना है, तो बताओ 300 में कितने का गुणा करूं कि वो 600 हो जाए? ऑब्वियसली आप कहेंगे 300 दूनी 600 मतलब 2 का गुणा होगा, तो 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 6 दूनी 12/3 600 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब आपको बताना है कि ये जो 12/200 पहले से प्रश्न में है ना, यहाँ पर इसके नीचे में भी 600 लाना है, तो 200 में कितने का गुणा करूं? तो 200 दिया 600 होगा, तो 3 का ऊपर भी करो तो 12 दिया है, कितना हो जाएगा? 24/600 हो जाएगा। अब प्रश्न में पहले से क्या है? 9/600 है। समझ आया? तो ये इस तरह से सॉल्व करके आपको वहाँ पर दिखाना है कि आपका आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो पहला आप लिख लेंगे 12/600। ठीक, दूसरा आप लिख लेंगे 24/600। ठीक, तीसरा आपको पता है 900/600 जो पहले से दिया हुआ है उसी को लिखना है, ये इस तरह से। ठीक, अब सबके में 600 आया तो मैंने 600 लिखा। अब 12 + 24 + 9। ठीक, जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, 30 और 4 34 और 2 36, 36 में 9 जोड़ेंगे 45। कितना आएगा? नहीं नहीं नहीं, अच्छे से जोड़ लिया जाए। कोई गलती थोड़ी हुआ? हाँ गलती हुआ है। ठीक, इसमें मैंने 3 का गुणा किया तो 12 दूनी 24 नहीं, 12 तिया 36 होगा। ठीक, वही मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, ये पता चल गया था यार गड़बड़ कहाँ है। यहाँ 2 का गुणा किया तो ये 6 दूनी 12 सही है। यहाँ 3 का किया था 200 तिया 600 होगा, तो 12 तिया 36 होगा ये। ठीक है, अब अगर हम 36 लेकर के जोड़ते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। 12 + 36 + 9, सबका हर समान है 600, तो एक बार 600। इस तरह से हम कहेंगे 57/600 रुपये निकल रहा है 1 रुपये का ब्याज, है ना। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। अब यहीं से आपको क्या करना है? 100 रुपये पर निकाल करके देखना है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है,
ये 100 रुपये क्या है, एक मूलधन है, ठीक है। जिस धन पर वो अलग अलग ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, मान लेते हैं कि वो धन 100 रुपये है, जिसका 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, और उस 1 वर्ष के ब्याज में क्या है, हर अलग अलग टाइम का दर शामिल है। 12% भी, 9% भी, 6% भी जो ले रहा था, सबका ये मिश्रण है जो अभी हमने यहाँ पर निकाला, ठीक है। तो इसी में हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो फिर आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको लिखना है यही 57/600 गुणित 100। 100 से ये 2 जीरो कटा, या 100 एकम 100, 100 छक्के 600। अब इसको आपको 6 से डिवाइड करना है 57 को। तो 6 के पारा पढ़िए, 57 से ज़्यादा ना हो। 6 निया 54 होता है, ये 9 है। 7 में 4 जाएगा 3, पॉइंट लगाएंगे 0 लगेगा। 6 पंचे 30, 9.5 आया, ठीक है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं क्या जो औसत दर है ना, वो 9.5 है, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पर दर निकाल रहे थे। तो ये आपको स्पष्ट पता चला कि हमने वो मूलधन तो 100 मान लिया था, लेकिन ब्याज की दर क्या निकली, ब्याज की दर 9.5 निकली, जिसको आप 9.5 भी कहते हैं, इस तरह से लिख करके। तो आप चाहे पॉइंट में लिखें, चाहे सही बट्टे के रूप में लिखें, दोनों ही आपका आंसर है, ठीक है। तो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही सारे प्रश्न हैं, आपको एक एक करके बना बना करके देखना है, ठीक है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ताकि ऐसे ऐसे 2-3 प्रश्न अगर आप बनाएं या उदाहरण का भी बना के देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2, अभय लिखा है, यदि अभय अपनी पूंजी के 1/4 पर 3%, बची हुई पूंजी के 2/3 पर 5% तथा शेष पूंजी पर 11% प्राप्त करता है ब्याज, तो बताइए कि वह अपनी कुल पूंजी पर कितने प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त करता है। सेम प्रश्न है, नहीं पता वही लाइन लिखते जाओ। लिखो, पूंजी के 1/4 भाग पर कितना प्राप्त करता है, 3%। तो लिख दो 1/4 गुणित 3/100, 3 एकम 3/400, पहला कंडीशन तैयार हुआ, ठीक है। आगे बोला है पूंजी के, बची हुई पूंजी के 2/3 पर, 2/3 मतलब 2/3, 2/3 पर 5%, ठीक है, बचे हुए पूंजी पर। तो बचा हुआ बोला है तो फिर वही एक में से इसको घटाना पड़ेगा, है ना। तो शेष पूंजी बोलता हूँ, तो शेष पूंजी क्या, एक, जिसमें से 1/4 निकालना है। तो 4 एकम 4 में 1 घटाओ, 3/4 होगा, है ना। तो बचे हुए पूंजी के 2/3 पर 5%, है ना। तो इस पर जो आएगा उसका 2/3 पर क्या लगाना है, 5%। तो देखो ये होने वाला है आपका 4 एकम 4, 4 में आप 1 घटाओगे वो होगा 3/4, उसका 2/3 मतलब ये 2 कटा आप काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा है। इस पर आप 5% निकालेंगे तो 5 एकम ये 5 होगा, बट्टे 100 दूनी है 200 होगा, ये निकला आपका, ठीक है। ओके, अब बोला है शेष पूंजी का 11% प्राप्त करता है, ठीक है। अब इसके बाद भी शेष बचा, मतलब इनको भी निकालना पड़ेगा, जो दूसरे कंडीशन में आया है ना। शेष पूंजी का शेष पूंजी पर, है ना, का पर आप दोनों लिख लेंगे, आप लिख करके 11%, है ना। तो देखो शेष पूंजी निकालने का पूरा कंडीशन लिखना पड़ेगा कि कुल पूंजी आपने 1 माना है, जहाँ पर पहला है 1/4 और दूसरा आपने अभी 1/2 निकाला, ये दोनों इसमें माइनस होंगे, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा, तो आपको इसको करके देखना है। तो ये आपका हर समान करेंगे अगर, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। यहाँ 4 है तो 4 लाने के लिए मैं 2 का गुणा कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये 1/4 तो 1/4 रहेगा, ये 2 एकम 2, ये 2 दूनी ये 4 हो गया, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब दोनों में ही 4 है तो आप एक बार 4 लिखेंगे, 2 में जुड़ेगा तो 3/4 हो गया, ठीक है।
अब 1 में अगर मैं इस 3/4 को उड़ा दूँ, 4 एकम 4, तो 4 में ये 3 घटेगा, तो ये 1/4 आएगा। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि 1/4 पर हमें 11% निकालना है। किस पर निकालना है? 1/4 पर। तो 11 एकम 11/400। अब इस कार्यविधि को नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा काम है, आप इसको ऐसे ही लाइन से करेंगे तब फाइनल में आपका ये आएगा। ठीक है? दूसरे में आपका ये निकला था, पहले में आपका 3/400, दूसरे में 5/200 और तीसरे में आपका 11/400 निकला है। ठीक है? अब 1 रुपये पर कुल प्रतिफल आप निकालेंगे जैसे कि हमने पहले निकाला था, तो हम लिखेंगे 1 रुपये पर कुल प्रतिफल, वही ब्याज और प्रतिफल है, शब्द बस अलग है, काम तो बिल्कुल वही हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो पहला है आपका 400, दूसरा आपका 5/200 था, तीसरा आपका 11/400 है। ये दोनों तो 400 है, यहाँ बस नहीं है तो यहाँ 2 का गुणा करके ले आएंगे, तो ये 5 दूनी 10/400 होगा, ये 11/400 है, ये 3/400 है। अब चूंकि सब में 400 है तो 400 एक बार लिखा जाएगा, 10 और 11 और 3 जोड़ेंगे तो 11 और 3 14 और 10 24। ठीक है? कितना निकला? 24/400। अब आपको ये लिखना है 100 रुपये पर प्रतिफल। तो आपको लिखना है 100 गुणित 24/400 या 400 गुणित 100 करके, 400/24, सॉरी 24/400 गुणित 100 लिख सकते हैं। मतलब इसको बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 एकम 100, 100 चौक 400, 4 छक्का 24, यहाँ पर आपका प्रतिफल कितना निकला? 6 निकला। तो आप वही कहेंगे, अतः अभय की पूंजी पर 6% की दर से प्रतिफल उसको प्राप्त होता है। ये आपका आंसर है। ठीक है? तो टाइम काफ़ी हो चुका है, और लेकिन इस मैंने 2 टॉपिक में आपको समझा दिया कि ऐसे प्रश्न जो शेष पर अलग अलग दर पे बनाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन काफ़ी थे, इसमें से कुछ आप एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद आपको ये फुलफिल समझ में आ जाएगा। तो अगर एक्सरसाइज एस से अगर क्वेश्चन आने हैं तो वो आपसे पूरा का पूरा बन जाएगा। बाकी मैं अगर इसके सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूँ, ABCDEFG जो भी है सब कुछ, तब मैं आपको बता दूंगा कि हर एक्सरसाइज में कौन सी क्वेश्चन IMP है। ठीक है? अभी तो फिलहाल ये सिखाने के लिए था, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन को फिर से बना करके देखना है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपको बना करके देखना है, कमेंट करके बताना है कहाँ पर आपका डाउट रहा या डाउट है भी कि नहीं। ठीक है? बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।